ट्वेल्थ के सिलेबस को समझने के लिए जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले हमको एक बात जानने की आवश्यकता है कि हमारा ट्वेल्थ का सिलेबस क्या है, उसमें हमारे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है। उसके पहले एक बात हम डिस्कस कर दें कि पहले जब तक कोरोना के इफेक्ट के पहले की बात अगर करो तो उसमें तुम्हारा जो एग्जाम है, एग्जाम टिल अभी तक भी 100 मार्क्स के टोटल केमिस्ट्री के एग्जाम तुम्हारे हैं, वो केमिस्ट्री में 100 मार्क्स टोटल तुमको मिलते हैं, जिसमें बाइफर्केशन तुम्हारा जो है वो थ्योरी का तुम्हारा 70 मार्क्स है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं, ये बोर्ड के एग्जाम की बात हो रही है। तो बोर्ड के लिए वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उनमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यही है। समझ में आ रहा बात? क्या पैटर्न चेंज होगा बिहार बोर्ड और सीबीएसई में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये बेसिक बातें, सिलेबस से रिलेटेड बातें, कैसे उसको अप्रोच करें, ये सब बात करके तब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पहले गौर से सुन लेना। तो ये थ्योरी में 70 मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल जो तुम्हारा होता है वो प्रैक्टिकल तुम्हारा जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस अभी तक 2020 तक हमारे जितने भी सिलेबस थे उसके मार्क्स का 70 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकली हमसे पूछे जाते थे। जिस बार पहली बार कोरोना का जो इफेक्ट आया तो उसके कारण से जो हमारा सिलेबस था उसमें कुछ कटौती की गई, जैसे सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया और भी कुछ चैप्टर्स थे जिनको वहां से स्किप किया गया था। पॉलीमर्स थे, बायोमोलिक्यूल्स थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ थे, ये सब चैप्टर्स वहां से, फिर इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से भी कुछ चैप्टर्स को हटाए गए थे। समझ में आ रहा बात? कब? शुरुआत में। इसके बाद जब इस बार हम लोग आए, इस बार के भी सेकेंड वेव आया, तो सेकेंड वेव के कारण से भी सिलेबस में कटौती की गई और वहां कटौती में करने के पहले सबसे पहला बदलाव किया गया कि 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा। समझ में आ रही बात? अभी जो 2022 में जो दे रहे हैं एग्जाम, उनको 2 सेमेस्टर, अभी हम बात सीबीएसई के बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बिहार बोर्ड की भी बात करेंगे। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक आइडिया हम दे रहे हैं कि अभी तक जो तुम्हारा एग्जाम हो रहा था वो इस साल जो एग्जाम 2022 में जो बच्चे 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको 2 सेमेस्टर में एग्जाम लिया गया है। एक सेमेस्टर था तुम्हारा जो था वो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हुआ उसका, और दूसरा सेमेस्टर अभी अप्रैल में उनका एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में एग्जाम होगा। तो और उसमें क्या किया गया, पूरे सिलेबस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर है? और 2 भाग में डिवाइड करने के बाद 35 प्लस 15, 35 प्लस 15, बात समझ में आ रहा है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा? 35 प्लस 15, 50 मार्क्स एक सेमेस्टर, और 35 प्लस 15, 50 मार्क्स वो सेकेंड सेमेस्टर का हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट निकल चुका है, और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अब अप्रैल में, कभी ये अप्रैल में होने वाला है, शायद 29 अप्रैल को केमिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अब जब तक ये एग्जाम हो नहीं जाते, ये एग्जाम हो नहीं जाता, तब तक अगला गाइडलाइन तुम्हारा एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, आइदर वो सेमेस्टर बेस्ड ही होगा या वो फिर से पुराने कॉन्सेप्ट को रिट्रेस किया जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? 2 पार्ट, क्योंकि पहले एग्जाम एक ही एग्जाम हम लोग अभी तक देते आए, एग्जाम एक ही देते आए, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम हम लोग नहीं दिए हैं। जनरली तुम लोग ये 10th के एग्जाम तक आए हो, लेकिन सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम तुम्हारे नहीं हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि वो या तो यही पैटर्न दोहराया जाएगा या हो सकता है कि वो पैटर्न को चेंज करके पुराने पैटर्न में चले जाए। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न में जो थे उसमें प्रीवियस जितने चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स हैं, तो उससे हमको इशू इससे नहीं होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आएगा और सेकेंड सेमेस्टर में क्या आएगा। बात सबको समझ में आ रहा है? हमारा पैटर्न वही है। अब जून जुलाई तक, जून तक जाते जाते तुम्हारा जो है वो क्लियर हो जाए कि तुम्हारा एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, और जैसे ही क्लियर होगा, अगर मान लो सेमेस्टर वाइज हुआ तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस, जो चैप्टर्स होंगे उनको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे,
फिर सेकेंड सेमेस्टर की बात करके उस तरह से हम लोग कवर करेंगे। सबको बात समझ में आ रहा है ये चीज? तो अभी तक ये एग्जाम चैप्टर्स, हाँ पिछले साल भी जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनमें भी चैप्टर हटाए गए हैं, उनको भी चैप्टर हटाया गया है, जिसमें सॉलिड स्टेट उनको भी नहीं था। उनके पास पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ हटा दिया गया था, मेटलर्जी हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आशा करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा खुशखबरी नहीं मिलने वाला है। अब कोरोना वबा उतना इफेक्ट नहीं करने वाला है कि तुम लोग कभी 2-4 चैप्टर स्किप करने का मौका मिले। आ रहा लेड़ा ये नहीं कहेगा कि हाँ पढ़ लेंगे अच्छी चीज, लेकिन आ रहा है बाबा आवा आवा, हम धूप अगरबत्ती लेके बैठा है, पूरा पूरा मतलब गाजा बाजा के साथ आवा। लेड़ा कहीं का पढ़ाई तो बोलना बेकार है, तो सुनेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हम आशा करते हैं कि अब सिलेबस में कटौती नहीं होगी, सेमेस्टर वाइज भी होगा तो 2 सेमेस्टर में तुम्हारे एग्जाम होंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहला बात सबको समझ में आ गया, सीबीएसई वालों को ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात हम करेंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट की। तो बिहार बोर्ड सबसे जबरदस्त बोर्ड है, वो चाहे वो मतलब कोरोना आ जाए, चाहे वो यूक्रेन की तरह बम से उड़ जाए, लेकिन एग्जाम तो उसी समय होगा जिस समय होना है। मतलब पहला बोर्ड है कि फरवरी में एग्जाम लेके और रिजल्ट निकाल के मार्च में क्लियर जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है कि नहीं? इस टाइप का फीलिंग दे देता है। तो बिहार बोर्ड वाले के लिए 2 चीज निश्चिंत रहे कि उनके चैप्टर तो कटने का माइनस में चांस है, उसका तो दूर का बात है, एग्जामुआ कहीं पहले न ले ले, एक का टेंशन लेके तुम लोग जीना। पता चला कि बौड़ाया सर तो अक्टूबर में एग्जाम होगा इस बार। तो इसका ख्याल रखना है कि एग्जाम में बिहार बोर्ड वाले लोग, उनका जो एग्जाम है उनमें ना तो चैप्टर्स में कटौती होगी और ना ही उनके एग्जाम के पैटर्न में ज्यादा चेंजिंग होगा, क्योंकि वही स्ट्रेट फॉरवर्ड जब कोरोना में वही रहा है तो हर समय वही रहेगा। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रहा है? सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पैटर्न को हमने डिस्कस किया। सीबीएसई का जो पैटर्न है वो आइदर सेमेस्टर बेस्ड हो या थ्रू आउट हो। चैप्टर्स की कटौती हमारा पर्सनल आकलन कहता है कि चैप्टर की कटौती अब नहीं की जाएगी। पहला बात हो गया। चलो अब बात हमारे पास आता है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को थोड़ा हम समझेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है 12th के लिए, ठीक है। तो 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो देखो, हमारा जैसे हम 11th में, गौर से सुनना, सब जो बता रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करोगे। हर वो लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। जो चीज दिमाग में रखने की आवश्यकता है यही तुमको पूरे चैप्टर का पूरे साल आउटलाइनिंग प्रोवाइड करने वाला है। इसलिए बात करने के बजाय इसको सुनने का प्रयास करो और समझो कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो तुम 11th में पढ़े हो, जिस तरह से तुम्हारा सिलेबस का मार्किंग रहा फिजिकल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके, ठीक उसी तरह से तुमको फिजिकल का कुछ पार्ट, ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट और इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट हमको 12th में भी पढ़ना है। मतलब हमारा जो 12th का सिलेबस है, 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करो तो 12th में भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल के पार्ट हैं, और 12th में हमारे ऑर्गेनिक है, और 12th में हमारे जो है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमारे हैं वो तीनों पार्ट हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं 12th में, ठीक है, होने वाले हैं। 12th में जब फिजिकल की बात हम करेंगे तो फिजिकल में हमारे पास जो है वो 5 चैप्टर्स हैं। हमारे पास सॉलिड स्टेट है, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन है। तीसरा चैप्टर हमारा जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा चैप्टर जो हमारा है यहाँ पे, चौथा चैप्टर जो हमारा है वो केमिकल काइनेटिक्स है,
केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर जो है वो हमारा सरफेस केमिस्ट्री है। ये सरफेस केमिस्ट्री है, ये 5 चैप्टर्स हैं जो फिजिकल में हमारे पास हैं। इन चैप्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर उस बात को हम पहले बता रहे हैं, इसलिए गौर से सुनने का प्रयास करोगे। देखो, तो ये पहले तो हम ये समझ गए कि 12th के फिजिकल वाले पार्ट में हुआ हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 चैप्टर है जहां पे फिजिकल में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है बात? इसके बाद तुम जब बात करोगे ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक के टॉपिक्स में अगर हम जाएं तो ऑर्गेनिक में जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनको अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है हैलो अल्केन, हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन्स। पहला चैप्टर यहाँ है हैलो एरिन्स। यहाँ पे दूसरा चैप्टर हमारे पास है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद तुम्हारे पास है यहाँ पे एमाइंस, फिर यहाँ पे हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स, फिर यहाँ पे हमारे पास है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे पास टोटल चैप्टर, अगर हम ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। हैलो अल्केन्स, हैलो एरिन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। एक बात गौर करोगे, थोड़ा सा गौर करो, जैसा तुम जानते हो तुम्हारा टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के 2 पार्ट हैं तुम्हारे पास, 11th और 12th। नहीं, 11th में भी 2 था, ये खुशफहमी में कई बार पड़ जाता है कि 2 पार्ट मतलब 2 नहीं, वो 2 11th का था। फिर 12th में भी 2 पार्ट है। ठीक है, जिसमें जो 2 पार्ट है, पहला पार्ट है उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, समझ में आ रहा है बात, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सेकेंड पार्ट में। ये तुमको सामने दिख भी रहा है, 7 चैप्टर्स है, समझ में आ रहा है बात। तो एनसीईआरटी के जो 2 पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिलेगा फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में जो है हमको केवल और केवल ऑर्गेनिक मिलेगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? तो देखो, ये 7 चैप्टर्स हो गए, यहाँ पे 7 चैप्टर तुमको ऑर्गेनिक के हैं। रही बात अब इनऑर्गेनिक के चैप्टर को थोड़ा सा तुम कोरिलेट कर लो, तो देखो इनऑर्गेनिक में हमारे पास है मेटलर्जी, मेटलर्जी। इसके बाद तुमको यहाँ पे है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ब्लॉक्स पढ़े थे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, वही ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट में हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ 4 चैप्टर जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक में, हमारे पास जो है 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर जो है वो हमारा जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक में है। सो ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 16 चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। क्लियर है? बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सब में हमको टोटल 12th वाले पार्ट में 16 चैप्टर्स हैं जो हमको स्टडी करने हैं। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? इस 16 चैप्टर को अगर तुम देखते हो और समझते हो, हमने कहा इस चैप्टर से जो हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइदर इन बिहार बोर्ड और इन सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अब इस 70 मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा ये गौर करो। मतलब हर टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, जिसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस कारण जरूरी है कि तुमको ये क्लियर हो कि हमारे लिए हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत होगा। क्यों? सामने तुमको दिखेगा टोटल जो 70 मार्क्स है
उसमें से 23 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 23 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो फिजिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिकल का जो हमारा चैप्टर है फिजिकल, उससे 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? ये जो 5 चैप्टर है फिजिकल का, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 23 मार्क्स के। समझ में आ रहा है? पहला बात समझ में, 23 मार्क्स। इसके बाद तुम ऑर्गेनिक वाले पार्ट में जाओगे तो ये 7 चैप्टर से तुम्हारे पास 28 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो बात क्लियर हो गया? 5 चैप्टर कितना मार्क्स? 23 मार्क्स। 7 चैप्टर्स 28 मार्क्स। और जो हमारे ऑर्गेनिक है, जो 4 इनऑर्गेनिक है, जो 4 चैप्टर है, वहां से 19 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर हम ऐड कर दे तो सामने दिख रहा है ये टोटल कितना हो गया? 70 मार्क्स। क्लियर है? तो एक दिमाग में ये ओवरव्यू हो जाना चाहिए हमको कि जब हम फिजिकल पढ़ रहे हैं तो हमने अपने बोर्ड का 23 मार्क्स का काम कर लिया है। जब हम फिजिकल के बाद ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि 28 मार्क्स का हमने काम कर लिया। हम इनऑर्गेनिक पढ़े तो हम समझेंगे 19 मार्क्स का काम कर लिया हमने। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है? यहां जब हम चैप्टर को थोड़ा सा इलेबोरेट करें, थोड़ा सा ये क्लियरिफाई करें तुमको, चैप्टर का अगर हम व्यू तुमको समझाएं थोड़ा सा, तो देखो यहाँ क्या, ये जो एक पी ब्लॉक एलिमेंट तुमको दिख रहा है, पी ब्लॉक, इसको छोड़ दिया जाए, ये सबसे ज्यादा मार्क्स होता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा यहाँ पे। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि 15 से 18 ग्रुप है यहाँ, 15, 16, 17, 18, तो इस कारण से सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे मोर और लेस 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे ये जो चैप्टर तुमको दिख रहा है 5, 5, 5 और 4, 4, समझ में आ रहा है? या किसी का अगर 5 बढ़ा तो दूसरे का 4 हो जाएगा, टोटल मिला के 23 मार्क्स होगा। समझ में आ रहा है? 5, 5, 5, 5, 5, 25 हो रहा है। 25 में से 2 मार्क्स हट गया तो जनरली सरफेस केमिस्ट्री से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 3 मार्क्स भी हो जाता है, लेकिन मोर और लेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है। समझ में आ रहा है बात? तो 4 एक ओवरव्यू दिमाग में ये बैठा लेना है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3। इसके अलावा इसके ऊपर जितने भी हैं चैप्टर्स, इनमें 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब ये हुआ, ओवरऑल एक पी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें 8 मार्क्स का है, उसको छोड़ के सबका मोर और लेस लगभग इक्वल कंट्रीब्यूशन है हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बात समझा ना सब? चलो, तो ये जो चैप्टर्स हैं, अब इन चैप्टर्स पे हमको किस तरह से फोकस करना है, इस पे हमको कैसे काम करना है, इस बात का हम जिक्र करेंगे। थोड़ा सा इस बात का मेंशन कर लोगे कॉपी पे, फिर हम उसके बाद अगली बात हम करेंगे थोड़ा सा इसका कंपटीशन लेवल में हमारा क्या इंपॉर्टेंस है वो करके फिर हम चैप्टर की बात करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये सिलेबस को पहले मेंशन कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने कहा कि ये तुम गौर करोगे तो ऑर्गेनिक वाले पार्ट में टोटल जो तुम्हारा है ये 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमको 11th के जो 3 चैप्टर्स हमारे पास है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 चैप्टर की आवश्यकता पड़ेगी 11th वाले पार्ट से। ये इसके बिना तुम 12th वाले इन चैप्टर्स की कल्पना ही नहीं कर सकते। इवन ये दोनों को मिला के हम लोग जीओसी, बहुत सारा बुक इसको जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसको जीओसी 1 और इसको जीओसी 2 बोलता है। ठीक है, उसको जीओसी 1 और इसको जीओसी 2 बोलता है। ठीक है, तो जीओसी 1 का मतलब हुआ नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा हो गया जीओसी 2। इंपॉर्टेंट इस कारण है, थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है कि जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तो कहीं भी तुमको थोड़ा सा गौर से सब लोग सुन लोगे, 2 मिनट लिखना छोड़ के इस बात को सुन लोगे, दिमाग में बैठा लोगे।
पूरे चैप्टर में, ऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर में जब जाओगे कहीं पे भी, जब 11th में भी जाओगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि 11th के बुक में कहीं भी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? एनसीईआरटी जब हम 11th का खोलेंगे उसमें कहीं भी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एनसीईआरटी का, ठीक है? क्योंकि किया क्या है एनसीईआरटी, इन सारे टॉपिक्स को तोड़ के हर चैप्टर में मर्ज कर दिया है। मतलब ये कि जब हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में उसका नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात? फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर में जाएंगे तो उसके नोमेनक्लेचर को अल्कोहल फिनॉल ईथर में दिया है, दूसरे कहीं भी उसको लिखा गया नहीं है। समझ में आ रहा बात? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कहां दिया है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया है, ना कि वो अलग से नोमेनक्लेचर नाम से नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि नेमिंग के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएससी नेमिंग। समझ में आ रहा बात? तो सिस्टम एक ही है, नेमिंग का तरीका एक ही है, तो क्यों हम अलग अलग क्यों पढ़ना? हम एक जगह पढ़ेंगे तो हमको नेमिंग करना आसान हो जाएगा, एक ही साथ सारे कंपाउंड का हम नेमिंग कर पाते। सिमिलर केस हमारे पास आइसोमेरिज्म का ही है, और सिमिलर बातें हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। बिना इसके किसी भी चैप्टर के रिएक्शन को हम समझ नहीं सकते हैं। तो ये तीनों बेसिकली ये सब चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए, इन चैप्टर का शुरुआत करने के लिए, ये अगर हमारे पास क्लियर है कॉन्सेप्ट तो इन चैप्टर्स को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम लोग जब शुरू करेंगे ऑर्गेनिक तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे जो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस का जिक्र कर रहे थे, उसमें 12th वालों के लिए अलग से हम लोग ये पढ़ते हुए बढ़ेंगे, और तब उसको फिनिश करने के बाद तब हम ये बढ़ेंगे। और इधर से ये हमारा जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। सबको बात समझ में आ रहा है? अब देखो, तो इसका जरूर ख्याल रखोगे, ये 3 चैप्टर जो है ये इसको हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक में मूव करेंगे, क्योंकि ये सबसे मेजर पार्ट है हमारे पास 12th का। तीसरी बात, ये हमारे मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो ब्लॉक्स हैं इसमें हमको पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां जहां जिस तरह से जरूरत पड़ता रहेगा उस तरह से हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको क्लियर है बात? तो सिलेबस का ये जो आइडिया हमारे पास सामने दिख रहा है, इतना हम आशा करते हैं कि हमको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है सबको? चलो, अब एक लास्ट पॉइंट तुमको एक ऐड कर दें। जब पहले एक चीज और थोड़ा सा समझ लो, अब आता है बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का। थोड़ा सा पहले ये पैटर्न डिस्कस कर दें। जब तुम बात करोगे सीबीएसई बोर्ड का, तो वहां पे क्वेश्चंस जो तुम्हारे पास होंगे 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? टोटल हमारा जो 70 मार्क्स का जो पेपर है, उस 70 मार्क्स को 3 पैटर्न में डिवाइड किया गया। 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में कैटेगराइज है। सिमिलरली यही बात तुम जब बिहार बोर्ड की करोगे, तो बिहार बोर्ड में जो है उसमें 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं। समझ में आ रहा बात? दोनों के एग्जाम पैटर्न में यही अंतर है। तुम्हारा सीबीएसई वालों का 1 मार्क्स इज इक्वल टू उनका जो है उनका ऑब्जेक्टिव। बस अंतर है कि उनके पास 4 ऑप्शंस होगा, तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा या एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा। समझ में आ रहा है बात? ये बात सब क्लियर है? ऑब्जेक्टिव उनका 50% होगा और 50% में वो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? तो क्वेश्चंस का मोर और लेस पैटर्न भी क्या है? सेम रहेगा। अंतर है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। बिहार बोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होता है। पहला बात। दूसरा बात, क्वेश्चंस के पैटर्न ऑब्जेक्टिव मिलेंगे बिहार बोर्ड को, और सीबीएसई वालों को 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चंस मिलेंगे। सो एज ए होल सीबीएसई वालों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उनके पास ज्यादा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होंगे जिनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन कारण से उनको ज्यादा मेहनत करना है। बिहार बोर्ड वालों को ऑब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ा सा डेवलप करके ज्यादा रखना है। वो डेवलप करके रखेंगे तो उसमें उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बात सबको क्लियर हो गया?
अब एक लास्ट पॉइंट चैप्टर शुरू करने जाने के पहले एक बात हम डिस्कस कर दे कि हमारे इन 12th के सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो थोड़ा सा हम एक बात ये आइडिया दे दे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौर करो, जब तुम अपने केमिस्ट्री की बात करते हो, पूरे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री बेसिकली हमारा जो है वो दोनों को 11th को और 12th के पार्ट को अगर तुम समझो, इसके पहले एक बात समझ लो कि केमिस्ट्री चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हम यही समझते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो आईआईटी जी मेन और मेन एंड एडवांस की बात कर रहे हैं, या हम लोग मेडिकल के लिए हम बात कर रहे हैं नीट की। मतलब पहले 4-5 साल पहले बैक में जाओ तो पहले अलग अलग कॉलेजेस थे, सब कॉलेजेस अपना अलग अलग एग्जाम लेते थे। हर कॉलेज का अपना एनआईटी का अलग एग्जाम होता था, आईटी अपना अलग एग्जाम लेता था, बिहार जो अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो अपना अलग एग्जाम लेते थे, सब लोग अपना अलग अलग एग्जाम लेता था। सिमिलरली मेडिकल वालों में वही कहानी था। मेडिकल वाले में हमारा एम्स अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करता था। मेडिकल सीबीएसई के थ्रू जो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस, जो कॉलेज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, उनका एग्जाम अलग होता था। स्टेट का जो अपना मेडिकल कॉलेज होता था उनका अपना एग्जाम होता था। रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कुछ अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉलेजेस भी थे, जैसे वारधा था और भी जिपमर था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, बहुत सारे कॉलेजेस थे जो अपना अलग अलग लेते, बीएचयू अपना अलग लेता था। लेकिन अब क्या हुआ कि सबको मर्ज कर दिया गया है। समझ में आ रहा है बात? अब एक कॉमन एग्जाम होगा, आईटी जी मेन एंड एडवांस एक इंजीनियरिंग वाले के लिए, मतलब जो मैथ लेके चलते हैं उनके लिए एक एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और मेडिकल वालों के लिए भी एक एग्जाम हमारा कौन है, वो नीट का एग्जाम है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसी के थ्रू उनको आगे ग्रेडेशन होगा। अब जैसे हम बात आईआईटी जी और मेन एंड एडवांस की बात करते हैं तो यह नाम ही क्लियर कर रहा है कि दो पार्ट में एग्जाम होगा, एक मेन और एक एडवांस। तो जी मेन क्वालिफाई करना और उसमें रैंक होना, दो चीज तुमको डिसाइड करेगा। पहला गेटवे टू आईआईटी एडवांस, मतलब आईआईटी एडवांस के एग्जाम देने के लिए तुमको रास्ता खुलेगा। दूसरा, उस स्कोर कार्ड के थ्रू तुम उसके नीचे वाले कॉलेजेस के लिए दे सकते हो। बोले तो आईआईटी एडवांस का जब तुम एग्जाम दोगे तभी तुमको आईआईटी कॉलेजेस मिलेंगे। समझ में आ रहा बात? जितने भी आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी पटना हो गया, या जितने भी बहुत सारे अब तो बहुत खुल गए हैं, मतलब एक एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। तो उसमें जाने के लिए आईआईटी एडवांस के थ्रू जाओगे। लेकिन आईआईटी मेंस में अगर बढ़िया मार्क्स है, उसमें अगर तुम्हारा मार्क्स अगर अच्छा आया हुआ है, स्कोर कार्ड अच्छा है, तो उसके बिहाफ में तुमको जो कॉलेजेस, जो हमने बोला एनआईटीज हो गए, एनआईटी के बाद स्टेट के कॉलेजेस हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज वो हो गए। जैसे बिहार में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, भागलपुर एनआईटी, तो एनआईटी पहले एनआईटी जो था वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ठीक है, वो भी बिहार गवर्नमेंट का था, उसको बाद में अपग्रेड करके एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब वो अलग एक लेवल पे सबसे ऊपर आईआईटी हो गया, उसके नीचे एनआईटी हो गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। जैसे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, तुम जाओगे, ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें भी अगर जाना है तो उसके लिए भी अलग एग्जाम नहीं है, इसी के स्कोर कार्ड के थ्रू स्क्रीनिंग होता है, और उसके थ्रू जो भी बच्चे जाते हैं वो इसी के थ्रू जाने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है? इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट भी अगर प्राइवेट कॉलेजेस में भी तुमको जाना है तो तुमको ये जो कट ऑफ है, क्वालिफाई करने का कट ऑफ, तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बिना क्वालिफाई किए बहुत सारा बच्चा मेडिकल में, पहले क्या होता था कि नहीं इधर कुछ हो रहा है तो चलो यूक्रेन नहीं जाएगा, मर जाएगा, देख रहा है गोलाबारी चल रहा है तो मत जाएगा, तो उधर चल जाता था सब, है ना। लेकिन उनके लिए भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है, विदाउट नीट क्वालिफाई किए हुए कोई भी बच्चे मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए कैपेबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात? बिना आईटी मेंस क्वालिफाई किए हुए
बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो तुमको कुछ भी अगर करना है, मेडिकल प्राइवेट में भी जाना है, यू शुड क्वालिफाई, इनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो तुमको पार करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब बात आता है तुमको यहां, अब उसको क्वालिफाई करना है तो जो तुमने सब्जेक्ट 11 12 में पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री होता है। इसके लिए नहीं कि क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अच्छा पढ़ाते ही हैं, लेकिन मतलब केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट इस कारण है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें अगर तुम एनसीईआरटी को उठाओगे तो बड़े ही माइक्रोस्कोपिक व्यू में केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लिखा गया है। उसके एक एक कंटेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो क्वेश्चन इस कारण से डेविएट नहीं होता। अगर हम ईमानदारी से 11 12 के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, उनके कंटेंट्स को हमने स्टडी किया है, उनके क्वेश्चंस को हमने बनाए हैं, तो क्वेश्चंस में ज्यादा डेविएशन की संभावना नहीं होती। और अगर ज्यादा डेविएशन का संभावना नहीं है तो क्वेश्चंस हमारे स्वाभाविक है वहीं से आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स वहां ऑब्टेन होने का चांस होता है। तो ज्यादातर जो रैंकर बच्चे होते हैं उनसे पूछोगे, रैंकर बोलने का मतलब 1 to 10 हम नहीं बोलते, रैंकर का मतलब हम 1 to 200 के बीच में मानते हैं। क्लियर है बात? मतलब 1 to 10 हटा दो, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो अलग अलग रेंज के बच्चे हैं, उनको कुछ भी करा दो वो क्वालिफाई करेंगे, वो जहां रहेंगे वही करेंगे। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ 10 छोड़ने के बाद जब नीचे जाओगे, समझ में आ रहा है बात? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका आईक्यू भगवान उसको बना के भेजे हैं, उससे उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, उनका किसी से कंपैरिजन नहीं है, वो अलग चीज है। जो मार्क्स में जाओगे जैसे 720, तो मेडिकल में 720 मार्क्स में आएगा तो 720 आउट ऑफ 720 जो ला रहा है, रैंक 10 तक जाओगे तो उसमें तुमको दिखेगा, जो रेंज दिखेगा उस 710 तक, 710 700 के बीच में दिखेगा, और उसके बाद क्या कट ऑफ जो जाएगा 680 670 के नीचे जाने लगेगा, और वहां से तुम्हारा कंपटीशन शुरू होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं उनका ज्यादातर तुमको दिखेगा कि उनका सबका यही स्टेटमेंट होगा कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री पे अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो उसका हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब कारण कोई खास कारण नहीं है, कारण है एनसीईआरटी को अच्छे से लिखा जाना, और बच्चा का एनसीईआरटी पे अगर अच्छे टीचर हैं और तुमको एनसीईआरटी पे अगर स्टिक करा दिया जा रहा है तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा समझो। अब इस एग्जाम के मार्क्स को थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो लगभग तुम अगर देखोगे, जो हमने ग्राफ देखा है, तो हमको जो दिखता है 12 से 15 साल का ग्राफ दिखता है, उसमें 40 to 45% क्वेश्चन जो है वो 11th वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, और लगभग तुम मान के चलो तो ये हमारा हो गया क्या 50 to 55% क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा 12th वाले पोर्शन से पूछा जाता है। इसका मतलब है लगभग 50-50। समझ रहे हो बात? मतलब थोड़ा सा 12th से ज्यादा होता है, 11th वाले पार्ट से कम होता है, लेकिन मोर और लेस मान के चलो कि लगभग 50-50 कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो गोल किए हुए हो, इसको गोला बना के जो गायब किए हुए हो, तो इसका जरूरत पड़ेगा, बिना इसके तुम कल्पना नहीं कर सकते हो यहां जाने का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी देर नहीं हुआ है, पैरेलल में साइड से अपना ये सब को पढ़ते रहोगे तभी तुम वहां अप्रोच करोगे, अदरवाइज तो ठीक है, जो चल रहा है कौन बुरा है, जिंदगी तो जिए रहे हो, भर छिपा ठूसने के लिए मिलिए रहा है, टांगड़ी पसार के सुतने के लिए मिलिए रहा है। रंजन सर ऐसे कुछ टीचर लोग है जो एसी उसी लगवाइए दिए हैं, 7-8 घंटा इसमें गुजरिए जा रहा है, बचा हुआ 1-2 घंटा के लिए पार्क जिंदाबाद है। अब क्या चाहिए? आइए लेड़ा कहीं का, ये देखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखेगा। जो 11th में पढ़ रहा है उसका रिवीजन देखो, हम कितना पढ़ते हैं, इतना दिन पढ़ते पढ़ते तुमको एक अंदाजा तो लग गया होगा। ईमानदारी से दिल से तुम लोग घर पे बैठ के आत्मचिंतन करना और समझना,
चैप्टर तुमको वही याद होगा जिसका तुमने रिवीजन किया होगा, जिसको तुमने पढ़ा होगा और उसको तुम एक दो बार रिवाइज किए होगे तभी तुमको अभी तक याद होगा, नहीं तो जिसको तुम एक बार भी रिवाइज नहीं किए हो, रेदर देन कि वो क्लास में तुमको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, तुम्हारा वो चैप्टर स्किप कर गया होगा। इसलिए पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रिवीजन है। तो रिवीजन हमेशा करते जाओ, अपने टाइम शेड्यूल को इस तरह से कस्टमाइज करो कि कम से कम 2 घंटा एक सब्जेक्ट पे हम दें, जिसमें से 1 घंटा ईमानदारी से जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन, और 1 घंटा ज्यादा नहीं करो, हर 1 घंटा 15 से 20 क्वेश्चन केवल डेली करो ना एक सब्जेक्ट का, ज्यादा मत करो, है ना। ज्यादा हाई तो वो मचाने का जरूरत नहीं है, कॉपी को रिवाइज करो, साथ में पैरेलल में तुम क्या करो कि जो 10 से 15 क्वेश्चन उस पैटर्न पे है वो तुम उसके ऊपर करते जाओ, तुम्हारा काम वहीं खत्म हो जाता है और तुम 80-90% काम तुम्हारा आसान रहेगा। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन का भी ध्यान दोगे। 12th के सिलेबस से तुमको इतना लगभग मैंने कहा 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यही डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लेवल पे करने जाओगे तो लगभग 50 से 55% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फिजिकल से होगा, 30-35% क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारे ऑर्गेनिक से होते हैं, और 20-25% क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से पूछा जाता है। समझ में आ रहा बात? ये 11-12 का मिला के, जब हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा मिला के बात कर रहे हैं तो अकेला तुमको ये क्लियर दिखा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फिजिकल। 7 चैप्टर 11th में था फिजिकल का, और 5 चैप्टर यहाँ, 12 चैप्टर अगर फिजिकल का हम कवर कर रहे हैं तो लगभग 55%, भाग अच्छा रहा तो 60% तक पहुंच जाता है। इसका जो कंट्रीब्यूशन कभी 50 से ये नीचे नहीं जाता, ये 60 तक पहुंच सकता है फिजिकल का ग्राफ। और ये जो है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझ में आ रहा है बात? तो कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको याद रखने की आवश्यकता है। अगर ये रखते हो तो एक ओवरव्यू दिमाग में रखता है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईटी हो, दोनों में बात बराबर है, दोनों में तुम अच्छे से काम कर पाओगे और तुम्हारा केमिस्ट्री हमेशा से स्कोरिंग होगा। खास करके हम केमिस्ट्री की बात कर लें तो ये मेरा खुद का आकलन है कि अगर तुम स्टिक कर रहे हो कॉपी के ऊपर, कॉपी में जितने कंटेंट्स दिए गए हैं और उनके क्वेश्चंस क्लास में जो कराए गए हैं उसको ईमानदारी से कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर ही केवल तुम अगर बना के जा रहे हो एग्जाम में तो तुमको दिखेगा 90-95% क्वेश्चन तुम कैपेबल हो गए क्वेश्चन बनाने के लिए। इतना माइन्यूटली हर उस टॉपिक पे तुमको क्वेश्चन करा के भेजा जाता है। तो ये बस ख्याल रखना है कि उसको एक काम करना है, क्वेश्चंस को करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुमको नहीं दिखेगा प्रीवियस ईयर में कि उस पैटर्न पे तुम नहीं पढ़े हो। अगर कोई किसी चैप्टर को रैंडमली तुम उठा कर देख लेना, हर उस पैटर्न का क्वेश्चन तुमने डिस्कस कर रखा है, तो बस उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और क्वेश्चन करने की आवश्यकता है। इसको ऐड कर, इसी कारण से इस बार हम लोग ऐड किए हैं, हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल मिलेगा। कमिंग मंडे ट्यूसडे तक तुमको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा थ्योरी के साथ, पूरा थ्योरी के साथ तुमको मिलेगा। इस बार थ्योरी साथ में कॉन्सेप्ट इनहेंसर क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और कॉन्सेप्ट इनहेंसर में हर चैप्टर, हर टॉपिक वाइज जो डीपीपी होता था ना, डीपीपी फॉर्मेट्स में नहीं दे के हम लोग साथ में दे रहे हैं, उसी थ्योरी के जस्ट बाद, थ्योरी के बाद ऐसे पुट किया गया है लगभग वो उसके बाद तुम्हारे पास जब वर्कआउट प्रॉब्लम्स में जाओगे खत्म होने के बाद, तो वहां पे तुमको पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। बोर्ड के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वहां। उसके बाद मिसलेनियस 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, और तब उसके बाद जी फ्लैशबैक के नाम से पूरे जी का प्रीवियस ईयर जितना पेपर है वो ऐड कर दिया गया है रिसेंट तक, और उसके जस्ट लास्ट में नीट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको उसमें ऐड किए गए हैं। तो इतना पूरा कंपाइल करके तुमको मिलेगा। जब भी मिलेगा क्लास में साथ में विथ स्टडी मटेरियल क्लास में आना है, उसी से तुम्हारी जो क्लासेस के कंटेंट्स होंगे, लगभग क्वेश्चंस होंगे, सब हम लोग उसी के थ्रू काम करेंगे। पहला बात। दूसरा, जो हम लोग बोलते हैं बार बार प्रैक्टिस के लिए,
तो प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जो चैप्टर पढ़ते हो उसके प्रैक्टिस को करोगे तो उसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। उस बात पे और क्लासेस में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट पॉइंट हम ऐड कर दे, बुक लिस्ट। बुक जनरली हमसे पूछते सर बुक हम कौन सा फॉलो करें, तो बुक के लिए तुम्हारा एक तो बुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक तुम्हारा एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस बुक में जाओगे तो रेफरेंस बुक में तुम्हारे पास दो तीन बुक जनरली तुमको दिखता है। एक प्रदीप दिखेगा तुमको, प्रदीप न्यू कोर्स केमिस्ट्री करके आता है 11-12 का। एक तुमको न्यू मिलेनियम केमिस्ट्री आएगा दिनेश पब्लिकेशन का 11th और 12th का। और तुम्हारे पास सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री आएगा किसका, बालाजी पब्लिकेशन का। समझ में आ रहा बात। दिनेश पब्लिकेशन और प्रदीप वाले दो बुक्स होंगे, 2 पार्ट में है 11-12, तो वो 2 पार्ट में देगा। और बालाजी पब्लिकेशन का जो बुक होगा वो एक ही पार्ट में, एक ही बुक में उसको मर्ज किया हुआ है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा उसका कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरा उसके साथ साथ वो अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम्पलर बुक देता है, साथ में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर। तो वो तुमको, तो तुम अपने अनुसार से देख सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। तुम देख के तीनों बुक अच्छी है, मेरा सजेशन मानोगे तो मेरे अनुसार से हम सिंप्लीफाइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक पे सॉल्व क्वेश्चंस में उसने दे रखे हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को भी वो सॉल्व कर रखा है, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वहां अवेलेबल है, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। तीसरी बात सबसे लास्ट बात, और वो है क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए बुक। तो प्रीवियस ईयर पेपर वो बोर्ड का एग्जाम जब खत्म होगा तभी आएगा, समझ में आ रहा है बात। वो आ जाए तो कोशिश करना है, उसमें भी सारे पब्लिकेशन का, एमटीजी, अरिहंत सब का आता है, एग्जाम आइडिया सब का आता है ना। तो उसमें तुम हमारे अनुसार से हमने देखा है तो ओसवाल की भी एक बुक आती है, तो ओसवाल वाला बुक ज्यादा बेटर मुझे इसका लगता है, क्योंकि उसमें किया क्या है कि जो टॉपर्स होते हैं, जिनको ज्यादा मार्क्स आया है, उनके कॉपी का ही कटिंग एज ए आंसर वहां पे डाला रहता है। तो इससे यह फायदा होता है कि एग्जामिनर किस व्यू से सोच के कॉपी चेक किया है, और दूसरा लिखने का एक्चुअल पैटर्न क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसलिए उस बुक को ओसवाल करके बुक होगा, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। तो खैर उसमें 1-2 महीना का समय है, जब होगा तो फिर हम वो गाइड कर देंगे। लेकिन एक रेफरेंस बुक और एक एनसीईआरटी बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्लियर है बात सबको। तो हम आशा करते हैं कि, रही बात न्यूमेरिकल बुक की, तो बुक लिस्ट पूरा ऑफिस में डाला हुआ है, वहां से तुम बुक लिस्ट लेके उसको तुम देख सकते हो। उसमें जो तुमको बेटर लगे तुम वहां से बुक लिस्ट बना के, नया बुक लिस्ट इस बार का दे दिया गया है ऑफिस में, तुम जाके वहां अंकित के पास रखा हुआ होगा, वहां देख सकते हो बुक लिस्ट। वहां से जो तुमको लगे, सारे अच्छे बुक्स का कलेक्शन वहां कर दिया गया है। इवन फिजिकल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लेवल पे भी, अगर केवल फिजिकल, केवल ऑर्गेनिक, केवल इनऑर्गेनिक का चाहते हो, या 11-12 के लेवल पे चाहते हो, या केवल न्यूमेरिकल्स बुक चाहते हो, हर तरह से उसको कस्टमाइज करके वहां पे डाल दिया गया है। वहां से तुम लेके और तुम उस पर काम कर सकते हो। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि सिलेबस से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, बोर्ड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यहां तक का बात कुछ हद तक तुमको समझ में आ गया होगा। क्लियर है।